important topic, that is limiting reagent or limiting reactant. Limiting reactant. ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ठीक है, एज द वर्ड सजेस्ट्स, रिएक्टेंट जो लिमिट में है, मतलब जो कम है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होना चाहिए. अब इसके पीछे व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, एक एग्जांपल लेते हैं. मैं एक बहुत सिंपल सा रिएक्शन लिख रही हूँ. ठीक है, एंड वी आर बैलेंसिंग इट. ठीक है, सो दिस इज आवर केमिकल इक्वेशन. अब हम इसके नीचे इनके मास लिख लेते हैं. सो मैग्नीशियम इज 24, दैट इज 48. ठीक है, देन ऑक्सीजन इज O2 इज 32. ठीक है, ये कितना हो गया, 2 इंटू 24 प्लस 16. ठीक है, 24 एंड 16 40, 2 इंटू 40 80. ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो 8 + 2 10, 1 कैरिड ओवर एंड 80. क्लियर. सो अगर हम इसकी मास स्टोइकियोमेट्री बनाए तो हमें यहाँ क्या पता लग रहा है कि 48 ग्राम्स मैग्नीशियम को कंबशन के लिए 32 ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, या 48 ग्राम्स मैग्नीशियम रिक्वायर्स 32 ग्राम्स ऑक्सीजन फॉर कंबशन. ठीक है, हमें ये पता लगता है, राइट. सो अब हम इसको यही होल्ड करके एक क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज 1.0 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम है. ठीक है, और उसको बर्न किया है 0.5 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सो जब आपको दोनों की क्वांटिटीज दी हुई हैं, आपको जब आपने इससे पहले वाले वीडियो में न्यूमेरिकल्स किए थे, आपको एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी दी हुई थी और दूसरी पूछा था कि कितनी चाहिए. बट इन दिस क्वेश्चन द क्वांटिटी ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इज गिवन. और ये जो क्वांटिटी है, ये जरूरी नहीं है कि ये स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से हो. दिस इज द क्वांटिटी दैट यू हैव टेकन रैंडमली. ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कि आपके पास 1 ग्राम मैग्नीशियम है और उसको 0.5 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ हमने क्या किया, बर्न किया, राइट. सो विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट? इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, इफ एनी, अगर लिमिटिंग है तो? नंबर 1. एंड what is the amount of magnesium oxide formed? ठीक है, राइट. सो जब हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जो हमने ऑलरेडी लिख ली है. उसके नीचे उनके मासेस लिखते हैं, वो भी हमने लिख लिए हैं. ठीक है, इन मासेस से हमें स्टोइकियोमेट्री या क्या रिलेशनशिप पता लग रही है कि 48 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्स 32 ग्राम्स ऑफ O2. ठीक है, तो हमें दिया कितना हुआ है, 1 ग्राम. सो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम will require how much O2 is going to require 32 upon 48. ठीक है, so 2 by 3, that's 0.6666, that is 0.67 grams of O2. ठीक है, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम को कितना O2 चाहिए, 0.67 ग्राम्स, पर हमारे पास है कितना, 0.5 ग्राम्स. दैट मीन्स ऑक्सीजन जितना चाहिए उससे कम है. तो ऑक्सीजन जो है वो जब खत्म हो जाएगा 0.5 ग्राम्स, उसी समय हमारा रिएक्शन रुक जाएगा. इवन दो मैग्नीशियम अभी बचा होएगा, लेकिन जब ऑक्सीजन ही खत्म हो गया तो रिएक्शन आगे कैसे जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट यू गोइंग टू राइट दैट 0.67 ग्राम्स ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड. ठीक है, बट है कितना, बट वी हैव
0.5 ग्राम्स। तो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, जो कम है। सो देयरफॉर O2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा सॉल्व कर लिया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। ठीक है, दैट इज O2। क्लियर। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड। ठीक है, अगर आपके पास ये सारा कुछ सही क्वांटिटी में होता तो क्या रिलेशनशिप होती कि 48 ग्राम्स मैग्नीशियम आपको 80 ग्राम्स O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। हम ये स्टोइकियोमेट्री यूज करते हैं, बट अब आपको पता है कि मैग्नीशियम तो पूरा यूज होएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और थोड़ा सा मैग्नीशियम बच जाएगा। तो अब जब आपने MgO निकालना है, आप कैसे करोगे? आपको पता है कि 32 ग्राम्स ऑक्सीजन, क्योंकि क्या कम है, ऑक्सीजन, आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद लेते हो प्रोडक्ट निकालने के लिए, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम होगा। जो आपके पास दूसरा रिएक्टेंट है जो एक्सेस में है, वो तो पूरा यूज होने ही नहीं वाला। ठीक है, तो आप क्या रिलेशनशिप बनाओगे यहाँ पे कि 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन 80 ग्राम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करेगा? 80/32। और आपके पास है कितना? आपके पास है 0.5। सो 0.5 grams oxygen will produce how much MgO? 80/32 into 0.5। ठीक है, इसको सो ये कितना हो गया? 25/20, सॉरी 1.25 ग्राम्स। क्लियर है? सो लेट्स गो थ्रू इट वंस अगेन। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने इक्वेशन लिखी, उसको बैलेंस किया, उसके नीचे उनके मास लिखे, राइट। उसके बाद हमने इनकी एक रिलेशनशिप बनाई रिएक्टेंट्स की, जिससे पता लग रहा था कि 48 ग्राम्स मैग्नीशियम को 32 ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो 1 ग्राम को कितनी चाहिए होगी? 0.67, बट हमारे पास थी कितनी? 0.5। ऑक्सीजन की क्वांटिटी जितनी चाहिए उससे कम थी, दैट मीन्स ऑक्सीजन पहले खत्म हो जाती है और रिएक्शन रुक जाता है। सो O2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक बार जब लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाता है तो प्रोडक्ट हम किसकी मदद से निकालते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट की, क्योंकि दूसरा रिएक्टेंट तो एक्सेस में है, वो सारा यूज ही नहीं होगा। ठीक है, सो 32 ग्राम्स ऑफ O2, यहाँ से हमने स्टोइकियोमेट्री बिल्ड की किसकी? रिएक्टेंट की, जो लिमिटिंग है, और प्रोडक्ट की। इससे पता लग रहा है 32 ग्राम्स ऑक्सीजन को 80 ग्राम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहिए, तो 1 ग्राम को कितनी चाहिए होगी? 80/32, तो 0.5 की हम निकाल देंगे। क्लियर है? सो लेट्स मूव ऑन टू सम मोर न्यूमेरिकल्स। Okay, so this is the next numerical on limiting reactant, that is 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia. Calculate the mass of ammonia formed and identify the limiting reagent in the production of ammonia. ठीक है, बहुत important numerical है। तो सबसे पहला step, like I told you, क्या है? That we will write a balanced equation for formation of ammonia. N2 plus H2 gives NH3, that is ammonia। उसके बाद इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स बैलेंस दिस। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। क्लियर है? अब इससे आपको क्या पता लग रहा है कि 28 ग्राम्स नाइट्रोजन 3 2 6 is combining with 6 grams of hydrogen to give you 2 into ammonia is 17, हमने निकाला था पहले, 34 grams of ammonia। Clear है? So this is the stoichiometry, right? Now the next step is क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि नाइट्रोजन कितना है 50 kgs और हाइड्रोजन कितना है 10 kgs। क्या ये
स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से है और इज देयर अ लिमिटिंग रिएक्टेंट. ठीक है, लेट्स चेक दिस. क्लियर? सो 28 grams of nitrogen combines with कितना? with 6 grams of hydrogen. ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगी? 6/28. ठीक है, और हमारे पास है कितनी? हमारे पास है 50 kgs, दैट इज 50,000 grams. ठीक है, सो इतनी नाइट्रोजन जो है वो कितनी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगी? सो इट्स गोइंग टू बी 6/28 इंटू 50,000. क्लियर है आपको ये? ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए. इसको सॉल्व करके आ रहा है 10714.28 सो ऑन. ठीक है, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 10.7 kgs, राइट? अब हमने क्या निकाला कि 50,000 grams दैट इज 50 kgs नाइट्रोजन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? इट रिक्वायर्स 10,714 grams ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सॉरी 10,714.28 grams of hydrogen gas. क्लियर है? राइट? अब हमारे पास है कितनी? हमारे पास है 10 kgs, दैट इज 10,000 grams, राइट? और चाहिए कितनी? 10,714. इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन हमारे पास कम है. दैट मीन्स हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. ठीक है, सो 10714.28 grams is required, है ना? But we have how much? We have 10 kgs, that is 10,000 grams. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये पहले खत्म हो जाएगी, राइट? हमें ज्यादा चाहिए और है हमारे पास कम. ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट इज ओवर. आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट. आंसर क्या आया आपका? हाइड्रोजन गैस. ओके, नाउ calculate the mass of ammonia formed. So I told you, जब आपने प्रोडक्ट निकालना है तो आप किसकी हेल्प लोगे? आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की हेल्प लोगे. तो आपकी स्टोइकियोमेट्री या रिलेशनशिप किसकी बिल्ड करने वाले हो? आप हाइड्रोजन और अमोनिया की. ठीक है, सो देयर इज नो स्पेस. लेट्स रब दिस. आगे करते हैं इसको सॉल्व. ठीक है, सो अब आपको क्या पता लग रहा है कि 6 grams of hydrogen gas will help in producing how much ammonia? 34 grams of ammonia. तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना अमोनिया बनाने में हेल्प करेगी? 34/6. तो 10,000 grams दैट इज 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना अमोनिया बनाएगी? 34/6 इंटू 10,000. ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 56,666.67 grams. क्लियर है? तो सबसे पहले हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाला और फिर उसकी मदद से प्रोडक्ट निकाला. ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, now we are going to look at different methods to measure the concentration of a solution. ठीक है, आपको पता है solution क्या होता है? What is a solution? Solution is a mixture.
ठीक है, अ होमोजेनियस मिक्सचर दो चीजों से बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे शुगर सॉल्यूशन है तो उसमें शुगर क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट, और पानी जो ज्यादा है वो क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। क्लियर है? सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट डिफरेंट मेथड्स फॉर मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। क्लियर? तो सबसे पहला मेथड है मास परसेंट। ठीक है, सो मास परसेंट सबसे आसान है। अगर आपने सॉल्यूट का मास परसेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? सो योर मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, कोई भी एक कंपोनेंट ले सकते हो, सॉल्यूट ले सकते हो, सॉल्वेंट ले सकते हो, ठीक है, इज गोइंग टू बी मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अगर आप इसको और ब्रेक करना चाहो तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका मास परसेंट का। उसके बाद दूसरी टेक्निक है आपकी वॉल्यूम परसेंट की। ठीक है, सो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बिल्कुल सेम है, मास की जगह बस आपका वर्ड आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? राइट, एंड अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तीसरा, दैट इज ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है? अब पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1 मिलियन इज हैविंग 6 zeros, so it is written as 10 raised to power 6। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन हमने अगर मास का निकालना है इन टर्म्स ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज़ टू पावर 6। अगर परसेंटेज की जगह पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम का निकालना है तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो परसेंटेज मीन्स कि अगर 100 हिस्से आपके सॉल्यूशन में है तो उसमें कितना हिस्सा सॉल्यूट है और कितना हिस्सा सॉल्वेंट है। और पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि अगर 100 की जगह 1 मिलियन हिस्से आपके पास सॉल्यूशन के हैं तो उसमें कितना हिस्सा सॉल्यूट का है और कितना हिस्सा सॉल्वेंट का है। सो द ओनली डिफरेंस इज परसेंटेज इज on a base of 100 and ppm is on a base of 1 million, that is 10 raised to power 6। इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स में जब भी इंफॉर्मेशन दी होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, आपको दिया होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, स्ट्रेंथ इज सिंपली मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जब भी आपको इंफॉर्मेशन दी होगी
यूजुअली इसमें ही होगी, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ इसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, इन लीटर्स, ठीक है, क्लियर है। नाउ आते हैं हम अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड्स पे, जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, +2 में फिर से आएंगे ये, ठीक है। सो द फिफ्थ मेथड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज मोलैरिटी। ये आप वर्ड 2 साल बहुत सुनने वाले हो, मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ moles of solute over volume of solution in liters, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल M से, ठीक है। तो आपकी मोलैरिटी क्या हो गई, इट इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ मोल्स इज N एंड वॉल्यूम इज V, ठीक है। इसको हम और आसान बना देते हैं, ठीक है। आपको पता है हमने किया था कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, W ओवर M। तो यहाँ हम N की जगह क्या लिख देते हैं, W ओवर M, ठीक है। तो मेरी मोलैरिटी क्या हो गई, मोलैरिटी हो गई W ओवर M V, ठीक है। और इसके SI यूनिट्स क्या हो गए, SI यूनिट्स हो गए मोल्स पर लीटर या सिर्फ कैपिटल M, क्लियर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। सो द नेक्स्ट मेथड इज मोलैरिटी, ठीक है। वो क्या था, दैट वाज मोलैरिटी, MOLARITY, एंड दिस इज मोलैरिटी, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute over mass of solvent in kgs, ठीक है। सो नोट कीजिए, न्यूमरेटर सेम है मोलैरिटी जैसा, लेकिन डिनोमिनेटर अलग है। क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और किसमें, केजीज में, ठीक है, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। So SI unit is moles kg inverse और small m, ठीक है। हम यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, which is better, ठीक है, मोलैरिटी और मोलैरिटी, ठीक है। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट बेटर है, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक डिफरेंस बना लेते हैं, जिससे हम एक बारी इसको रीहैश करते हैं, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या था, इट वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको मैं क्लियरली लिख लेती हूँ ताकि गलती ना होए, इन लीटर्स, ठीक है। और इसकी यूनिट्स क्या थी, मोल्स पर लीटर और स्मॉल m। वेराज मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास of solvent in kgs, यूनिट्स क्या थी, मोल्स, kg इनवर्स और स्मॉल m, ठीक है। सो नाउ आप दिमाग लगाइए, कौन सा बेटर होना चाहिए, मोलैरिटी इज बेटर। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है
because molality is dependent on mass and molarity is dependent on volume. इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर या प्रेशर चेंज हो जाएगा तो मेरी मोलारिटी की रीडिंग्स हर बारी अलग आएंगी, ठीक है। बट मोलालिटी क्योंकि वो मास पे डिपेंडेंट है और मास टेम्परेचर या प्रेशर के साथ चेंज नहीं होता, सो माय रीडिंग्स आर गोइंग टू बी मोर कांस्टेंट एंड एक्यूरेट, ठीक है। सो इसलिए मोलालिटी इज बेटर बिकॉज it is dependent on mass, ठीक है। और मोलारिटी में प्रॉब्लम क्या थी, इसमें प्रॉब्लम थी डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, ठीक है। सो द वैल्यू चेंजेस with temperature and pressure, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। मोलालिटी के बाद आ जाएगा आपका नॉर्मैलिटी। The next concept that we are going to cover is मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मतलब कि अगर मैंने लेट्स से एक कंपाउंड लिया ए बी, ठीक है, तो उसमें कितने हिस्से ए के हैं और कितने हिस्से बी के हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी उस 100 में से कितने हिस्से ए के हैं एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी उस 100 में से कितने हिस्से बी के हैं, क्लियर। अब इसको निकालेंगे कैसे, सो वी डिनोट मोल फ्रैक्शन बाय एक्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे लिखेंगे हम, वी आर गोइंग टू राइट इट एज एक्स ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे लिखेंगे, एक्स बी, क्लियर है। सो पहले हम इनके फॉर्मूलाज करते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे आ जाते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो व्हाट इज Na? Na इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड Nb इज number of moles of B। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो गया, Na over Na plus Nb, that is number of moles of A over total number of moles, ठीक है। XB क्या हो गया, XB का फॉर्मूला वैसे तो ये हो गया Nb over Na plus Nb, पर ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि XA plus XB is always 1, that is 100%, ठीक है। तो अगर मेरे पास XA आ गया, ठीक है, सो माय XA या XB जो भी है हमेशा लेस देन 1 होएगा। तो लेट्स अज्यूम कि लेट्स से मेरे पास XA मेरा 0.6 है, तो मैं XB कैसे निकालूंगी, मैं XB निकाल लूंगी 1 minus 0.6, that's 0.4। I do not need to solve it by this method, ठीक है। एक निकाल लो, दूसरा 1 माइनस कर लो, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे काफी जगह प्लस 2 में भी यूज होएगा। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज नॉर्मैलिटी। वहां जाने से पहले नॉर्मैलिटी में एक छोटा सा फॉर्मूला और करते हैं, ठीक है, वो भी मोलारिटी से ही रिलेटेड है। इसके आगे फॉर्मूलाज डिराइव किए हुए हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। दैट इज कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, उसकी मोलारिटी इज m1, ठीक है, एंड वॉल्यूम इज v1, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैंने v1 में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया, मैंने उसमें और सॉल्वेंट डाल के उसको डाइल्यूट कर दिया
और अब उसकी वॉल्यूम V1 से बन गई है V2, ठीक है। तो मेरे रिजल्टिंग मिक्सचर की अब जो मेरा सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी क्या होगी, तो मुझे क्या निकालना है, M2। तो मैं कैसे निकालूंगी, रिलेशन इज M1V1 इज M2V2। अभी आप लिख लीजिए, हम सारे एक एक फॉर्मूला के काफी सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज देयर। उसके बाद दूसरा सिचुएशन, दूसरा केस क्या हो सकता है इस मोलैरिटी के अंदर ही, कि मेरे को एक सोल्यूशन A दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी मोलैरिटी है M1 एंड वॉल्यूम इज V1, और एक सोल्यूशन B दिया हुआ है जिसकी मोलैरिटी है M2 एंड वॉल्यूम है V2। अब मैं इन दोनों को आपस में मिक्स कर देती हूँ और एक नया सोल्यूशन बन जाता है C। अब इस सोल्यूशन की मोलैरिटी आपसे पूछी है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 is going to be equal to M3। इसकी मोलैरिटी M3 जो आपको निकालनी होगी, और इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी V1 प्लस V2, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज आप जरूर नोट कर लीजिए, इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट फॉर्मूला पे, दैट इज नॉर्मैलिटी। ठीक है, सो नाउ इज नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी क्या है, नॉर्मैलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। अगर आप इसको मोलैरिटी से कंपेयर करो, ठीक है, तो आपका जो न्यूमरेटर है वो अलग है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, दैट इज Ne, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। अब ये Ne क्या है, जैसे आपका N क्या था, your N was W over M, that is given mass over molecular mass। उसी तरह आपका Ne क्या है, W over Me, जहाँ पे Me क्या है, इक्विवेलेंट मास। तो Me क्या हो गया, गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, W over MEV, ठीक है। मोलैरिटी क्या था, W over MV, और नॉर्मैलिटी क्या है, W over MEV, ठीक है। नाउ इट इज ऑल अबाउट व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। इक्विवेलेंट मास, अगर मैं कोई एसिड ले लूं तो उसका इक्विवेलेंट मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास ओवर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस विच आर अवेलेबल इन द एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या होता है कि एक एसिड में कितने H पॉजिटिव आयंस हैं। तो एसिड का इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ओवर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। जैसे H2SO4 है, अगर मैंने इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास जो हमने कैलकुलेट किया है काफी बार, कितना आता है, 98 ओवर कितने H पॉजिटिव आयंस अवेलेबल है यहाँ, 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, 49, ठीक है। अब आ जाते हैं बेस।
बेस में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ओवर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस अवेलेबल, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, बेस की एसिडिटी, कि वो कितने एसिड के पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है, कितने OH नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है। सो बेस का इक्विवेलेंट मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इट्स एसिडिटी या मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस अवेलेबल। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास पहले कैलकुलेट करो कितना है, 40, ठीक है, प्लस दिस इज 16 एंड 1 17, 17 2 34, तो कितना है इसका मॉलिक्यूलर मास, 74। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, 74 अपॉन OH नेगेटिव आयंस कितने हैं, 2, तो 74 अपॉन 2, that is 2 3 is 6 and 2 7 is 14, 37 grams। क्लियर है। अब आ जाते हैं सॉल्ट, जैसे NaCl, AlCl3, MgCl2, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ओवर द वैलेंसी ऑफ मेटल आयन, ठीक है। जैसे एक सबसे सिंपल सॉल्ट ले लेते हैं NaCl, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 23 प्लस 35.5 दैट इज 58.5 अपॉन वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। पहला आगे वाला होता है मेटल, दूसरे वाला होता है नॉन मेटल। तो इसकी वैलेंसी क्या है, सोडियम की वैलेंसी इज 1, सो अपॉन 1, ठीक है। उसी तरह इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक मास ओवर वैलेंसी, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपका बेसिकली ये दो यूज होने वाले हैं, एसिड एंड बेस, ठीक है। सो इफ यू सी इक्विवेलेंट मास, अगर मैं जनरली एक चीज देखूं तो क्या बन रहा है, कोई भी फॉर्मूला ले लूं, इट इज योर मॉलिक्यूलर मास ओवर समथिंग, ठीक है। लेट्स, इसको हम क्या कहते हैं, n फैक्टर, n इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स हियर, मॉलिक्यूलर मास ओवर n फैक्टर। वो n फैक्टर क्या है, एसिड्स में क्या है, उसकी बेसिसिटी, बेस में क्या है, उसकी एसिडिटी, सॉल्ट में क्या है, वैलेंसी ऑफ मेटल आयन, एलिमेंट में क्या है, वैलेंसी, ठीक है। अब हम यहीं से आते हैं वापस अपने नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में, ठीक है। सो मैं इसको रब कर देती हूँ, क्लियर है। तो हम यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर मास ओवर समथिंग, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाओ, हमने निकाला था नॉर्मेलिटी क्या है, W ओवर MEV, ठीक है। जहाँ M ही क्या है आपका, Me इज योर इक्विवेलेंट मास and this Me is what, Me is your molecular mass over n factor, ठीक है। Me क्या है, molecular mass over n factor into फॉर्मूला में ऑलरेडी V लिखा हुआ था। अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन गया, W over MV into n factor, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखो, W ओवर MV क्या होता है, दिस इज योर मोलैरिटी, ठीक है। तो बेसिकली आपका नॉर्मेलिटी का आसान फॉर्मूला क्या हो गया, आपका मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ठीक है। आपको अलग से इक्विवेलेंट मास निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा, अगर आपका कंफर्ट लेवल मोलैरिटी निकालने में है तो सीधा मोलैरिटी निकालो इनटू n फैक्टर करो। इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी, ठीक है। साथ ही में वो जो दो वर्जन्स मोलैरिटी की थी सेम नॉर्मेलिटी में भी चलेंगी, N1V1 विल बी इक्वल टू N2V2, या दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया तो N1V1 प्लस N2V2
is N3 V1 plus V2. क्लियर है? सो दिस एंड्स द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज. इसको आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए अच्छे से, एक फॉर्मूला की लिस्ट बना लीजिए. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स. थैंक यू. स्टे सेफ.